गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनवलप डिटेक्टर का थोड़ा सा पोर्शन देखा था कि हाँ, इनवलप डिटेक्टर बेसिकली कब काम करेगा एंड क्या काम करेगा, है ना। हमने देखा कि भाई जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगा, दैट मींस जब या तो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन हो और या फिर अंडर मॉड्यूलेशन। ठीक, इन्हीं दो केसेस में तुम्हारा इनवलप डिटेक्टर वर्क करेगा। हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 है तो अंडर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, और इन केस मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू ग्रेटर देन 1 हो जाता है, यानी ओवर मॉड्यूलेशन हो जाता है, तो उस केस में तुम्हारा इनवलप डिटेक्टर किसी काम नहीं आएगा। मीनिंग इस इनवलप डिटेक्टर को यूज करके हम डीमॉड्यूलेशन नहीं करा सकते। कब? जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन 1। दूसरी चीज हमने समझी थी कि भाई जब इनवलप डिटेक्टर में कुछ भी इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट क्या देता है? उस इनपुट का पीक एम्पलीट्यूड, उस इनपुट का पीक एम्पलीट्यूड। ठीक, अब हमें समझना है कि भाई ये ऐसे ये काम करता कैसे। ठीक, सिंपली उसके लिए हमें डायोड को ऑन और ऑफ देखना है। ठीक, और क्या कैसे ये वर्क करता है ये देखना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपली अभी इनिशियली एक आर्बिट्री सिग्नल ले रहे हैं, उस आर्बिट्री सिग्नल पे वर्किंग हम उसकी देखेंगे। देन हम देखेंगे कि अगर हमने मॉड्यूलेटेड वेव, अपनी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हमने इसको दी होती तो ये क्या आउटपुट देता। इनिशियली लेट्स से हमारे पास ये एक आर्बिट्री सिग्नल है जिसको हम एज अ इनपुट इनवलप डिटेक्टर में सेंड कर रहे हैं। ठीक, और हमें देखना है कि कैसे इनवलप डिटेक्टर वर्क करेगा, और इस जब हम ये इनपुट देंगे, ठीक है, ये इनपुट अगर हम इसको देंगे इनवलप डिटेक्टर को, तो वो आउटपुट क्या प्रोवाइड करेगा, और फिर उसी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि अगर हमने मॉड्यूलेटेड वेव दी होती इनपुट तो आउटपुट क्या आता।
इनिशियली यहाँ पे देखो, इनिशियली हमने मान रखा है कि मेरा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज है। इनिशियली मेरा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज है, उसमें कोई भी वैल्यू चार्ज नहीं है, उसमें कोई वोल्टेज अवेलेबल नहीं है। इनिशियली वो 0 वोल्टेज पे है। ठीक, ये कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज हो गया प्लस माइनस पीसी, और ये इनिशियली 0 है। तो ध्यान से देखो तो डायोड का जो एन टर्मिनल है वो 0 पोटेंशियल पे है। अब जैसे ही ये इनपुट साइड का जो वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव पीक आएगा। जैसे ही ये इसकी वैल्यू मोर देन 0 हुई, ठीक, इस vi की वैल्यू जैसे ही ग्रेटर देन 0 हुई, तुरंत ये डायोड क्या होगा, स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच ऑन हो जाएगा मीनिंग कंडक्ट करने लगेगा। और अगर हम ये कहें कि ये आइडियल डायोड है तो ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक, तो अब ये सर्किट कैसा हो जाएगा, रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किटेड डायोड, कैपेसिटर, लोड रेजिस्टेंस, एंड दैट्स इट। अब क्या होगा, जैसे ये डायोड ऑन हो गया, तुम्हारा कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा। कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा। ठीक, और ये जैसे जैसे ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, क्योंकि आउटपुट भी हम कैपेसिटर के जस्ट पैरेलल में ले रहे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज भी इक्वल टू होगा यही कैपेसिटर में जो चार्ज वोल्टेज है। कैपेसिटर में जैसे जैसे वोल्टेज चार्ज होकर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे तुम्हारा आउटपुट इंक्रीज करता जाए ना। तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये फॉलो करेगा इस इनपुट वोल्टेज को। ठीक, कुछ रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, बट वो ड्रॉप बहुत माइन्यूट है। क्यों माइन्यूट है, अभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज, ये येलो जो लाइन तो बना रहे हैं हम, वो तुम्हारी क्या शो कर रही है, कैपेसिटर का वोल्टेज, चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की। ठीक, एक पॉइंट ये मिड पॉइंट तक, यहां तक चार्ज होगा। जैसे ही हम t इज इक्वल टू T1 पे पहुंचेंगे, ठीक, उस t इक्वल टू T1 से आगे बढ़ोगे जब, ठीक, यहां तक तुम्हारी चार्जिंग हुई है। t इज इक्वल टू T1 तक तुम्हारी चार्जिंग हुई है। अब जैसे ही t इज इक्वल टू T1 प्लस पे पहुंचोगे, ठीक, मीनिंग जस्ट इसके यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि अब जो ये ब्लू कलर का जो इनपुट वोल्टेज है, टी T1 टाइम के आगे जो ब्लू कलर का इनपुट वोल्टेज है, वो इस कैपेसिटर के वोल्टेज की, जिसको हमने येलो कलर से शो किया है, इस कैपेसिटर के वोल्टेज से लेस देन हो गया है। कैपेसिटर चार्ज हो गया है, उसका वोल्टेज अब, अगर हम t इज इक्वल टू T1 प्लस टाइम पे देखें, ठीक, लेस से हमने T1 प्लस टाइम यहाँ पे शो किया ये। ठीक, तो इस टाइम पे कैपेसिटर का चार्ज इतना है। ठीक, वैसे T1 प्लस जस्ट इसके बाद में है। ठीक, हम केवल समझाने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा है और तुम्हारा इनपुट वोल्टेज इस समय कम है। और जब ये केस होगा तो ये डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा, ये चार्जिंग यहाँ पे बंद हो जाएगी। जो चार्जिंग अभी तक हो रही थी वो चार्जिंग अब बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया। अब यहाँ जो VC वोल्टेज कैपेसिटर चार्ज हुआ था, वो अब क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होने लगेगा। ठीक, ये क्या करेगा, ये इस कैपेसिटर के थ्रू, सॉरी इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होने लगेगा। और हम अभी के लिए ये कह रहे हैं कि ये जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है, इसको हम काफी हाई लेके चलेंगे। जितना पॉसिबल हमसे हो सकेगा उतना हाई हम लेके चलेंगे, ताकि हमारी जो डिस्चार्जिंग हो वो बहुत धीरे धीरे डिस्चार्जिंग हो।
आराम आराम से डिस्चार्जिंग हो, जितनी जितनी स्लो हो सकती है डिस्चार्जिंग, हम उतनी स्लो डिस्चार्जिंग कराने की कोशिश करें। ठीक, क्यों और कैसे ये भी हम बताते हैं। जब डिस्चार्जिंग करोगे धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, 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 यहाँ तक डिस्चार्ज हुआ। लेट्स से ये पहले 4 वोल्ट था, अब ये 3.5 वोल्ट तक डिस्चार्ज हुआ। ठीक, अब जैसे ही तुम इस टाइम इंस्टेंट पे पहुंचोगे यहाँ पे, अब यहाँ ध्यान से देखो कि इस पॉइंट पे तुम्हारा जो कैपेसिटर वोल्टेज है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो तुम्हारा कैपेसिटर वोल्टेज है यहाँ पे, ठीक, इस t इज इक्वल टू, इसको T2 दे दिया, जैसे ही t इज इक्वल टू T2 प्लस पे आते हैं, तुम्हारा कैपेसिटर वोल्टेज अब इनपुट वोल्टेज से लोअर हो गया है। कैपेसिटर वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज से कम है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखोगे, जस्ट इसके T2 के जस्ट बाद में, तो कैपेसिटर वोल्टेज कम है और इनपुट वोल्टेज ज्यादा है। कैपेसिटर वोल्टेज कम है और इनपुट वोल्टेज ज्यादा है। अगेन ये डायोड कंडक्ट करेगा, ऑन हो जाएगा, डिस्चार्जिंग जो हो रही थी वो बंद हो जाएगी, अगेन चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये चार्ज करेगा यहां तक, इस पॉइंट तक आएगा। जैसे ही T3 टाइम पे पहुंचा, T3 टाइम के आगे यानी T इज इक्वल टू T3 प्लस में, फिर हमें दिखाई दिया कि भाई कैपेसिटर का वोल्टेज ज्यादा है और इनपुट वोल्टेज कम है। अगेन चार्जिंग बंद हो गई, क्यों? क्योंकि डायोड तो ओपन सर्किट हो गया। फिर से यहाँ पे डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से कैपेसिटर तुम्हारा चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। जैसे जैसे ये ऑसिलेशन होंगे वैसे वैसे यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती रहेगी। जैसे यहाँ है, इसके लिए ऐसे डिस्चार्ज होगा, फिर अगेन चार्ज होगा, फिर आगे जाके डिस्चार्ज होगा। तो हमें ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, इस तरह का कुछ आउटपुट मिलेगा। अगर हम केवल आउटपुट को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का हमें आउटपुट मिलेगा। वो अलग बात है कि हम चाहते थे कि हमारा इन्वेलप डिटेक्टर आइडियली इस केवल इन पीक्स को फॉलो करे, ठीक, केवल पीक्स को फॉलो करे। जो डिस्चार्जिंग नीचे डाउनवर्ड डिस्चार्जिंग हो रही है, ये हम चाहते नहीं थे। ठीक है, हम चाहते थे कि ये जो इस तरह से यहाँ पे टिल्ट आ गई है, ये टिल्ट ना आके ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनी हो, ठीक, ताकि वो केवल और केवल पीक्स को फॉलो करे। जो इनपुट दिया है उस इनपुट के केवल पीक्स को फॉलो करे, ठीक। और ये जो टिल्ट आई है, ये क्यों आई है? क्योंकि तुम्हारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हुआ है। कहां से? एग्जाम्पलरी हमने लिया था 4 वोल्ट से 3.5 वोल्ट। अगर अज्यूम करो कि ये डिस्चार्जिंग 4 से 3.95 वोल्ट तक ही डिस्चार्ज होता, मीनिंग काफी कम डिस्चार्जिंग हो पाती इतने टाइम इंटरवल में, T1 से T2 टाइम इंटरवल में इतनी ही डिस्चार्जिंग हो पाती। तो ये जो टिल्ट यहाँ पे तुम्हें दिख रही है, ये और कम होती, मीनिंग ऑलमोस्ट काफी हद तक स्मूथ होता ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में। उसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि ये जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है, कितनी देर में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, उसको हम जितना लार्ज हो सके उतना लार्ज रखें, ताकि इस T1 से T2 टाइम के बीच में डिस्चार्जिंग कम से कम हो। जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा तो डिस्चार्जिंग में लगने वाला टाइम भी ज्यादा होगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो डिस्चार्जिंग हो रही है वो भी कम होगी। ठीक, हमारा मोटिव डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट को लार्ज रखने का यही है कि इस कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग इतनी स्लो हो कि ये ऑलमोस्ट हमको स्मूथ ग्राफ दिखे, केवल और केवल पीक्स को फॉलो करता हुआ।
इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? डिस्चार्जिंग टाइम शुड बी हाई। ठीक, हम कोशिश करेंगे कि डिस्चार्जिंग टाइम जितना हो सके हाई हाई रखेंगे। कैसे रखना है वो भी हम देखते हैं। ठीक, साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये जो चार्जिंग टाइम है, ये जो टिल्ट हमें यहां से यहां तक ये दिख रही है, ये कम से कम हो। और इस टिल्ट को कम करने का एक ही तरीका है कि भाई जो चार्जिंग टाइम है वो लो कर दिया जाए, स्मॉल कर दिया जाए। ठीक, तो इन्वेलप डिटेक्टर में जब हम काम करते हैं तो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हम स्मॉल लेने की कोशिश करते हैं, जितना स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो, और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जितना हाईएस्ट पॉसिबल हो उतना लें। इतनी बात में किसी को कहीं कोई दिक्कत? कैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही है इसमें किसी को कहीं दिक्कत? नेक्स्ट हमें देखना है कि भाई चार्जिंग डिस्चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट हमने कह दिया कि भाई स्मॉल लेना और लार्ज लेना, लेकिन ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टाइम कांस्टेंट डिपेंड किस चीज पे कर रहे हैं? कैसे हम सर्किट जब डिजाइन कर रहे हैं तो कैसे हमें पता चलेगा कि चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कब लेना है, तो कैसे कम लेना है, क्या चीजें हम इसमें कम करेंगे? तो उसके लिए हम बेसिकली फाइंड आउट करेंगे चार्जिंग टाइम कांस्टेंट और डिस्चार्जिंग टाइम। जब चार्जिंग हो रही थी तो ये एक आरएस था, यहाँ डायोड लगा हुआ था, कैपेसिटर, and there is load resistance RL. Now, in general, अगर हम एक आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट, थोड़ा सा नेटवर्क को याद करना, ठीक, आरसी सॉरी आरसी नेटवर्क का अगर हम टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो टाउ इज इक्वल टू होता है आरसी, आरएल होता है तो आर बाई एल। टाइम कांस्टेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे इस आरसी नेटवर्क का तो वो कुछ ये आएगा। और अगर मोर देन वन रेजिस्टेंस लगे हों तो हम आर की जगह पे आर इक्विवेलेंट लेते हैं, और आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए रेफरेंस कौन रहता है? कैपेसिटर। ठीक, जब हम टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं, अगर सिंगल रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्जिंग चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टाइम पे सिंगल रेजिस्टेंस एक्टिव है तो हम नॉर्मल आरसी लिख देंगे। अगर मोर देन वन रेजिस्टेंस एक्टिव है तो उस टाइम पे हम आर इक्विवेलेंट देखेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? तो कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में देखेंगे। भाई जब तक हम कोई एक रिस्पेक्टिव पॉइंट नहीं बनाएंगे, कोई दो टर्मिनल रिस्पेक्टिव नहीं बनाएंगे, तब तक हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि बाकी रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है या सीरीज में है। ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना? तभी जब तुमने थेवेनिन या नॉर्टन्स थ्योरम की होगी तो तुम्हें एक फिक्स पॉइंट रखना होता था कि आरएल के रिस्पेक्ट में निकालते थे आर इक्विवेलेंट। वहां पे तुम लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते थे। और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जब कैपेसिटर के लिए जब टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो कैपेसिटर को तुम वो रिस्पेक्टिव पॉइंट मानोगे, मीनिंग इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, ये टर्मिनल और ये, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस देखोगे कि ये दो रेजिस्टेंस किस फॉर्म में है। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को हमने क्यों लिया यहाँ पे? जब चार्जिंग हो रही है तो ये वाला भी एक्टिव है और ये वाला रजिस्टर भी एक्टिव है। कुछ चार्जिंग हो रही होगी तो साथ में कुछ इधर भी जा रहा होगा। ठीक, ये दोनों ही एक्टिव है, करंट फ्लो करने का रास्ता है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रही होगी। ठीक, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, जो तुम्हारे वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। कैसे डीएक्टिवेट करते हैं? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके। ठीक, तो यहाँ इस वोल्टेज सोर्स को हमने डीएक्टिवेट कर दिया।
भाई जो यहाँ से हम इनपुट दे रहे थे, ये भी तो एक टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्स ही होगा, एक साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स। तो अब जब इस कैपेसिटर के अक्रॉस देखोगे तो ये RS और ये RL एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रहे हैं। क्लियरली देखो, ये RS और RL एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रहे हैं। तो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा? टाउ इज इक्वल टू RS पैरेलल RL इंटू C, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय C। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, RS इंटू RL अपॉन RS प्लस RL इंटू C। ठीक, ये तो हो गया तुम्हारा चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। अब आते हैं डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। डिस्चार्जिंग के टाइम पे डायोड तुम्हारा ओपन सर्किट, कैपेसिटर वैसे ही लगा हुआ है, बाकी कनेक्शन वैसे ही हैं, लोड रेजिस्टेंस वैसे ही लगा हुआ है, और इसको हम फिर हम शॉर्ट सर्किट कर दें। अब ध्यान से देखो, जो डिस्चार्जिंग हो रही है वो केवल इस एरिया में हो रही है। ये वाला एरिया ओपन सर्किटेड है। इस RS जो ओपन रेजिस्टेंस है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन ओपन है। तो ये RS जो है सोर्स रेजिस्टेंस, ये हो गया डीएक्टिवेट। तो अब जो टाइम कांस्टेंट टाउ आएगा डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा? RL इंटू C। डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या हो गया? RL इंटू C। अब हमने क्या बात की थी? हमने कहा था भाई डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट को हमें हाईएस्ट रखना है जितना पॉसिबल हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? RL को हाई रखना होगा। लोड रेजिस्टेंस जितना पॉसिबल हो सके उतना हाई रखो। ठीक, लेकिन अपने पास इस लोड रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस को हाई करने की कुछ लिमिटेशन है। हम कैपेसिटेंस को क्यों नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे हाई करने के लिए? क्योंकि कैपेसिटेंस इस टाइम कांस्टेंट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, इन जनरल जब हमें डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट को अगर हाई करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? RL को यानी लोड रेजिस्टेंस को जितना हो सकेगा उतना हाई कर लें। एट द सेम टाइम जब हमें डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट को लो करना है, ठीक, RL को हम ऑलरेडी हाई कर चुके हैं, RL को हम ऑलरेडी हाई कर चुके हैं। ठीक है, हमें पता है कि अगर एक 60 ओम और एक 6 मेगा ओम, एक लोअर रेजिस्टेंस और एक बहुत हाई रेजिस्टेंस, इनका अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे, ठीक, अगर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू आएगा 60 ओम के। एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस और एक लो रेजिस्टेंस के का अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, चाह मन हो तो यहाँ पे ये वैल्यूज रख के भी देख लेना, RS इज इक्वल टू 60 ओम और RL इज इक्वल टू 6 मेगा ओम, और फिर ट्राई कर लेना, तो ऑलमोस्ट ये इक्वल टू आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 60 ओम के बराबर आएगा। ठीक, दैट मींस हमने RL को ऑलरेडी हाई रखा हुआ है, और जब RL बहुत हाई है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बेसिकली डिपेंड करेगा इस RS की वैल्यू पे, कि इस RS की वैल्यू अगर हम स्मॉलर रखेंगे तो ये टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन स्मॉलर आ जाएगा। तो टाउ डिपेंड करेगा RS पे, RS शुड बी स्मॉल। चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कम होने के लिए, स्मॉल होने के लिए सोर्स रेजिस्टेंस RS जो है वो
स्मॉल होना चाहिए, और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट लार्ज होने के लिए लोड रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। यहाँ हम कैपेसिटर की हमने कहा ना, यहाँ कैपेसिटर की हम इसलिए बात नहीं करते कि कैपेसिटर यहाँ पे भी है कैपेसिटेंस की वैल्यू, और यहाँ पे भी। अगर सोचो कि इसको डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट को लार्ज करने के लिए हम कैपेसिटेंस को भी हाई कर दे, तो भाई यहाँ हाई कर दोगे तो फिर इधर दिक्कत होने लगेगी, इसलिए कैपेसिटेंस की वैल्यू को रिलेट नहीं करते या उसकी बात नहीं करते। सिंपली चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कम रखना है, आरएस को स्मॉल रखो, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ज्यादा रखना है, लोड रेजिस्टेंस को हाई। हाँ, वो अलग बात है कि इस लो और हाई को रखने का भी अपने पास एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बढ़ाते चले जाओ। जब तुम लोड रेजिस्टेंस को हाई कर रहे होगे तो उस टाइम पे तुम्हारा जो सर्किट है वो भी बल्की हो रहा होगा, है ना, काफी लार्ज होता जा रहा होगा। इतनी बात में कहीं किसी को कोई डाउट? ओके ना, ये सारी चीजों के बाद नेक्स्ट हमें जो समझना था कि भाई इन केस अगर हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल अगर हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल एज अ इनपुट दिया इन्वेलप डिटेक्टर को, ठीक, तब आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, तो हमें पता है कि देखो जब इन्वेलप डिटेक्टर को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हम देखते हैं तो ये रेड वाली जो लाइन बनी है, रेड वाला जो सिग्नल बना है, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। ठीक, इन्वेलप डिटेक्टर क्या करेगा? स्टार्टिंग में चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग। इस तरह से जो तुम्हारा आउटपुट होगा एनवेलप डिटेक्टर का, वो कुछ ये येलो वाला जो पार्ट बना हुआ है, ये वाला जो येलो वाला पार्ट बना है, ये एनवेलप डिटेक्टर का आउटपुट होगा। और यहाँ पे जो हमने डॉटेड शो किया हुआ है, डॉटेड लाइन जो हमने शो की है, ये बेसिकली मैसेज सिग्नल का मतलब ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को शो कर रही है। हम चाहते तो थे ऐसा आना, जैसा ये डॉटेड वाला है, बट ये कुछ ग्लिचेस यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं। ये क्यों दिख रही हैं? हमारी लिमिटेशन की वजह से। हमारा लिमिटेशन है कि हम लोड रेजिस्टेंस को बहुत हाई नहीं कर सकते, सोर्स रेजिस्टेंस को बहुत लो नहीं कर सकते। इतनी बात में इन्वेलप डिटेक्टर में किसी को कहीं कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डबल साइड बेल सप्रेस्ड कैरियर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जिन हम लोगों ने एक क्वेश्चन था जो हमने तुम लोगों से कहा था इसको करना, हाँ ये वाला, इस क्वेश्चन को करना, ठीक, खुद से ट्राई करना, उसको हम लोग ट्यूट में डिस्कस करेंगे। तो किसी ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया या ये कहें किसने किसने इस क्वेश्चन को ट्राई किया? हम्म,
अरे किया या नहीं किया कुछ तो बोलो। सर ट्राई किए थे बट हो नहीं पाया। ट्राई किए से नहीं हो पाया वो एक अलग चीज है। ठीक है, हमें बस यही चाहिए था कि तुम ट्राई कर लो, ताकि जो दिक्कतें हो वो तुम्हें समझ में आए क्या दिक्कत है। अच्छा, क्या हम लोगों ने ये मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी इसको डिस्कस किया है क्लास में? नहीं किया। हमें लग रहा है कि ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स, नो सर। तो मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी बीच में रह गई थी। पावर के बाद हम लोगों को मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी करना था, लेकिन ये बीच में छूट गई थी। तो थोड़ा सा मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं क्या होता है। क्योंकि कुछ लोगों का हमारा दिक्कत ये भी आ रही थी कि मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी को मॉड्यूलेशन परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन से कंफ्यूज हो रहे थे वो लोग। ठीक, तो मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी और परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन दोनों एकदम अलग चीजें। ठीक, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन ये बताता है कि जो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है उसके रिस्पेक्ट में मॉड्यूलेटेड कैरियर का एम्पलीट्यूड कितने एक्सटेंट तक वेरी कर रहा है। ठीक, वेरिएशन का लेवल बताता है। और जो मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी है वो बताती है कि भाई जब तुमने अपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को ट्रांसमिट किया, तो जो टोटल पावर दी उसको ट्रांसमिशन में, उस टोटल पावर का कितना पार्ट तुमने मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करने में लगाया। मीनिंग वो पार्ट को ट्रांसमिट करने में कितना टोटल पावर का कितना पार्ट लगाया जो जिसमें मैसेज कंटेन होगा। हमें पता है जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव भेजते हैं, करियर जाता है और साइड बैंड जाता है। दो साइड बैंड होते हैं, एक अपर साइड बैंड एक लोअर साइड बैंड, और साथ में एक करियर जाता है। भाई इसमें तो कोई इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है, इसमें तो कोई मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये तो केवल अपने में ही कैरियर सिग्नल है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें है। तो इनडायरेक्ट वे में हम कहें कि मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी क्या है, टोटल पावर का कितना परसेंटेज तुमने साइड बैंड को दिया है। टोटल पावर का कितना परसेंटेज तुमने साइड बैंड को ट्रांसमिट कराने में किया है, वो बेसिकली बताती है मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी। अगर हम बोल रहे हैं कि 50% मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी है, दैट मींस 50 टोटल पावर का 50% हमने इस साइड बैंड को ट्रांसमिट करने में दिया है, और बाकी 50% इस करियर को ट्रांसमिट करने में दिया है। अगर हम बोल रहे हैं 30% है इफिशिएंसी ईटा, दैट मींस साइड बैंड को हमने ट्रांसमिट करने के लिए 30% टोटल पावर का 30% हमने साइड बैंड को ट्रांसमिट करने के लिए दिया है, बाकी 70% ये करियर वाले ने बर्बाद कर दी। बर्बाद इन द सेंस, क्योंकि इस करियर अगर हम पावर वेस्टेज इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई इसको भेजने का कोई ऐसा रीजन नहीं है। रीजन बस इतना सा है भाई, जो डीमॉड्यूलेटर्स हैं, जो डिटेक्टर हैं, जो रिसीवर है, वो थोड़ा सा इजी बन जाएगा, और कोई फायदा नहीं है इसको भेजने का। राइट नाउ, तो इफिशिएंसी की डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ साइड बैंड पावर एंड टोटल पावर, साइड बैंड पावर टू द टोटल पावर। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये परसेंटेज ऑफ, ये क्या स्पेसिफाई करता है कि टोटल ट्रांसमिटेड पावर का, जो टोटल ट्रांसमिटेड पावर है उसका कितना परसेंटेज साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ट्रांसमिट करने में लिया गया। साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ट्रांसमिट करने में टोटल पावर का कितना पार्ट लिया गया। ठीक, तो ये मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी क्या हो गया, साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर। ठीक, अब इन जनरल हमें पता है साइड बैंड पावर क्या होती है, पीसी इंटू म्यू स्क्वायर बाई 2। ये कहां से आई, हमें पता है टोटल पावर इज इक्वल टू पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। इसको अगर ओपन कर लें तो पीसी प्लस पीसी म्यू स्क्वायर बाई 2। एक्सक्यूज मी। ठीक, ये तुम्हारी कैरियर पावर हो गई, ये तुम्हारी साइड बैंड पावर हो गई। तो साइड बैंड पावर डिवाइड बाई टोटल पावर।
कैंसिल आउट हो गया. दिस इज म्यू स्क्वायर बाय 2 अपॉन 2 plus mu square upon 2. This 2 cancel is equal to mu square upon 2 plus mu square. Eta is equal to क्या क्या? Modulation efficiency is equal to क्या क्या? Mu square upon 2 plus mu square. ठीक. और मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी जितनी ज्यादा, उसका मतलब क्या है कि भाई जो पावर वेस्टेज है उतनी ही कम हो रही है. पावर वेस्टेज जो है वो उतनी ही कम हो रही है. जितनी ज्यादा मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी उतनी कम पावर वेस्टेज. मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी में किसी को कोई दिक्कत? नो सर. एक काम करना, ट्राई करना, म्यू इज इक्वल टू यस सर. 0 जब है तो ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करना. म्यू इज इक्वल टू जब 0.5 है तो ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करना. म्यू इज इक्वल टू जब 1/√2 है तब ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करना. ठीक, सिंपल फॉर्मूले में पुट कर करके देखना है. और जब म्यू इज इक्वल टू 1 है यानी 100% मॉड्यूलेशन कर दिया तब ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करना. ठीक, तो तुम्हें दिखाई देगा कि यार जब म्यू 0 था, ठीक, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 था तो वहां पे जो तुम्हारी साइड बैंड पावर थी, ठीक, साइड बैंड पावर जो ट्रांसमिट हो रही थी पीएसबी, वो तुम्हारी 0 थी. क्यों? और उसी की वजह से ईटा जो आ रहा था 0 आ रहा था. जब तुमने म्यू इज इक्वल टू 0.5 दिया तो ईटा इज इक्वल टू आएगा 0.11. ईटा इज इक्वल टू आएगा 0.11. और इसका मतलब क्या निकला कि पीएसबी जो है साइड बैंड में जो पावर जा रही है वो 11% है और करियर पावर कितना ले रहा है? 89%. जस्ट इमेजिन कि 100% का 89%, टोटल 100 का हम 89% जो है वो वेस्ट कर रहे हैं. ठीक, जो चीज हमारे काम की नहीं उसको भेजना हमारे लिए वेस्टेज ही तो हुआ. ट्रांसमीटर के रिस्पेक्ट में देखें तो ये वेस्टेज ही तो हुआ पावर का. और इसी तरह से जब म्यू इज इक्वल टू 1 पे देखोगे, मीनिंग जब मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स रख दिया तुमने, जितना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अगर ओवर मॉड्यूलेशन करने लगोगे तो जितने भी फायदे थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के वो सब बेकार हो जाएंगे. कि मतलब हम जैसे एक फायदा गिनाते हैं कि भाई जो डीमॉड्यूलेटर है वो तुम्हारा काफी सस्ता बनेगा, काफी सिंपल सा बनेगा, तो वो फायदा खत्म हो जाएगा जैसे ही तुमने म्यू ग्रेटर देन 1 या डीमॉड्यूलेशन की बात, म्यू ग्रेटर देन 1 या ओवर मॉड्यूलेशन की जैसी बात. तो जो मैक्सिमम मॉड्यूलेशन यहाँ मिल सकता है उस पे क्या होगा? पी ईटा की वैल्यू आएगी 0.33. ठीक, पीएसबी इज इक्वल टू कितना है? 33.33%. एंड वेस्टेज ऑफ पावर कितनी है? 66.66%. अब जरा इमेजिन करो कि भाई मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो पॉसिबल है उस पे भी केवल हम 33% ही पावर को यूज कर पा रहे, बाकी वेस्ट हो जाए. चीज काफी बड़ी डिसएडवांटेज थी तुम्हारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ये काफी बड़ी डिसएडवांटेज थी कि भाई यहाँ पे पावर का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है. ठीक, अच्छा, सभी लोग एक बार मीटिंग को रिज्वाइन कर लो.